Hello everyone, dear students. Today we are going to discuss science chapter number 15 improvement in food resources. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है जो आपके टर्म 1 में आएगा। इस सिलेबस में कंप्लीट करवा रही हूँ। 2 चैप्टर बचे हैं इसके, एक तो 15 और एक 9 क्या 9 होगा या 10 होगा। ठीक है, चैप्टर 15 है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि जो हमारा फूड रिसोर्सेज है, जहाँ से हमें फूड मिलता है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, कि हमें जो हम क्रॉप्स हमें मिलती है उसकी हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे एंड क्रॉप्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्टोरेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये 1-1 करके हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि दैट वी नीड फूड, कि हमें फूड की ज़रूरत होती है। किसके लिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एंड हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, ये हमें डिजीज़, बीमारियों से भी बचाता है। एंड प्रोवाइड अस एनर्जी, और फूड से हमें एनर्जी भी मिलती है। फॉर कैरिंग वेरियस एक्टिविटीज़, जिससे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम जब खाना खाते हैं तभी तो हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारा काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, प्ले करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? जो हम फूड खाते हैं उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। वी आल्सो नो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स एंड रेस्ट आर हिट्रोट्रोप्स, कि हम सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स मीन्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड जो रेस्ट होते हैं वो हिट्रोट्रोप्स मीन्स अपना फूड अपने आप नहीं बनाते एंड दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैन इज़ अ हिट्रोट्रोप, जैसे हम सब हिट्रोट्रोप है, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, हमें दालें प्लांट से चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वाई ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मिंग, इसलिए जो मैन है उसको फार्मिंग करनी पड़ती है और रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालना पड़ता है टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट, ताकि उसको जो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मिल सके। क्रॉप्स, द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर्स, क्रॉप्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज नंबर में ग्रो किए जाएँ टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट, और उससे हमें यूज़फुल प्रोडक्ट मिले, एंड टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स, जो न्यूट्रिशनल नीड है वो भी हमारी पूरी हो, उसको क्रॉप्स बोलते हैं। न्यूट्रिशनल नीड मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट मिले हमें, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, ये सारे जो न्यूट्रिशनल है वो हमें क्रॉप से मिले, और जो मैन है वो उसको लार्ज नंबर्स में इसको ग्रो करता है इन अ फील्ड में। ठीक है, ये इसको क्रॉप्स बोलते हैं। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? इट इज़ द अडेप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज द यील्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, एग्ज़ाम में भी आ जाती है ये, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। ये जो फार्मिंग करता है मैन, ताकि हमारी जो फार्मिंग है वो अच्छी हो, हम ऐसी टेक्निक यूज़ करें ताकि जो हमारी न्यूट्रिशनल नीड है और जो फार्मर की जो इनकम है वो पूरी हो सके। ठीक है, हम अच्छे से अच्छी जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, ताकि जो हमें क्रॉप्स मिले वो हेल्दी हो
और लार्ज क्वांटिटी में हो, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छी हो, और डिजीज़ फ्री क्रॉप्स हम ग्रो करें अपने फील्ड में, वो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी टेक्निक का यूज़ करते हैं। अपनी जो हमारी क्रॉप्स होती है ना, उसको अच्छा ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्निक यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी क्रॉप्स है वो अच्छी ग्रोथ करें और हमारी जो इनकम है, फार्मर की जो इनकम है वो ज़्यादा हो। ठीक है, वो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इम्प्लीमेंटिंग दैम वुड हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। अब कौन कौन से इम्प्लीमेंटिंग जो हम इसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंजर्व रहे, वो सेव रहे, मेंटेन, ताकि मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस, जो हमारा इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो बना रहे, मेंटेन रहे। क्रॉपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, कॉपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको कॉपी कर सके, चेंज कर सके, जैसे जैसे ह्यूमन की नीड है। ड्यू टू दीज रीज़न इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। ये इन सब कारणों के कारण ही हम ये जो प्रैक्टिस है इसको अडॉप्ट करते हैं। कौन कौन सी प्रैक्टिस है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, हम मिक्स्ड क्रॉप ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप भी ग्रो कर देते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन ये होता है कि जैसे हमने इस सीज़न में धान लगाए हुए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा सीज़न होगा हम उसमें वीट, गेहूँ लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो जैसे धान होता है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो डिफरेंट होती है, ताकि जो सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट मिले वो मिल सके। अब नेक्स्ट अगर हम सेम क्रॉप लगाते रहेंगे, उसको सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट जो क्रॉप होगी उसके न्यूट्रिएंट्स की नीड डिफरेंट होगी। ठीक है, इसलिए हम क्रॉप को रोटेट करना पड़ता है, एक क्रॉप को हम लगातार ग्रो नहीं कर सकते, सीज़न टू सीज़न हमें क्रॉप चेंज करनी पड़ती है, ताकि जो न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरी हो सके। इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग होता है कि हमें जो क्रॉप होती है ना वो एक रो में लगानी पड़ती है, जैसे फिगर में दिख रहा है, एक रो में एक डेफिनेट मैनर में क्रॉप ग्रो करनी पड़ती है, ताकि उसको जो हमें काटना हो तो आसान तरीके से हम उसको काट भी सके, वो इंटरक्रॉपिंग होती है। ये रीजंस है जो हम अब अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, डू यू नो वट इज़ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इट इम्प्लाइज टू अ कम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर with other forms of culture such as pisciculture, aquaculture, apiculture, sericulture, poultry farming, livestock production, animal husbandry etc. जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, मतलब इसमें कॉम्बो होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे एक्टिविटीज़ भी हम अपने करते रहते हैं। एग्रीकल्चर भी के साथ साथ हम जैसे पिसिकल्चर, फिश को पालना, वो भी करते हैं। एक्वाकल्चर एंड एपीकल्चर होता है, बी फार्मिंग, मधुमक्खियों का पालना। सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर में वाटर होता है, और सेरिकल्चर में हम सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में हम जो हैन वगैरह होते हैं वो उनको पालते हैं। जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, जो एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ये सब करते हैं क्रॉप के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। क्रॉप भी है और एनिमल का हम साथ साथ दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ साथ एग्रीकल्चर को कर रहे हैं और एनिमल को भी पाल रहे हैं, वो होता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कौन कौन सी एडवांटेज है, क्यों हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं, क्या बेनिफिट है इसके, क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अचीव्स इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स। जो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंट्रोल में रहते हैं, हम उनको अचीव कर लेते हैं। प्रोटेक्ट एंड रीन्यू सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी है वो प्रोटेक्ट रहती है और रीन्यू रहती है। ठीक है, उसमें जो सॉइल न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म नहीं होते, अगर हम क्रॉप रोटेट करके ग्रो करते रहें, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती।
ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज, जो फार्म रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, मैनेज करना, एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम जो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, हम उनको रीन्यू नहीं कर सकते, उनका वो रिड्यूस, अगर हम उनका कम से कम यूज़ करेंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस यूज़ होगा, उनका कम यूज़ होगा, ताकि हम उसको अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए सेव करके रख सकें, ठीक है, उनका कम यूज़ होगा, रिड्यूस यूज़ होगा उसका। प्रोवाइड इनकम, जो हमारे फार्मर हैं उनको इनकम मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, है ना। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, और सब बच्चों ने जो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो नोट कर लेना है। मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूंगी ग्रुप में और ऐप में भी, ठीक है, सब ने नोट कर लेना, वही एग्ज़ाम में आएगा, आपका पैटर्न चेंज है, ठीक है, और एग्ज़ाम आपके स्कूल में होंगे, सब ने ढंग से लर्न करना है प्रॉपर तरीके से, और ये फाइनल एग्ज़ाम की तरह है, आपके फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म होंगे लास्ट में मार्च में, ठीक है। थैंक यू।